अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दी थी सॉलिड्स के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सॉलिड के, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयॉन्स हो, उनका अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट कैसा है, पैटर्न क्या है, अरेंजमेंट का है, अरेंजमेंट का पैटर्न क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी क्लासिफाई solids into two types. One is called as crystalline solid and another is called as amorphous solid. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आपका जो यूनिट है वो आगे इसी हिसाब से चलेगा। इसमें आपका मेन कंसर्न है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वो आपको खुद पता चलेगा क्यों। तो पहले हम यहां पे पॉइंट्स लिखेंगे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के दरमियान डिफरेंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में इसमें बहुत अच्छे पॉइंट भी आएंगे। अमॉर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हम उस सॉलिड को बोलते हैं जहां पे जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का एक डेफिनेट और रेगुलर पैटर्न होगा। डेफिनेट एंड रेगुलर पैटर्न ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। मैं समझाता हूं। तो हम पहला पॉइंट यहां पे लिखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स विच हैव ए रेगुलर एंड definite arrangement of constituent particles throughout. अब ये रेगुलर एंड डेफिनेट पैटर्न ये क्या होता है, डेफिनेट अरेंजमेंट या डेफिनेट पैटर्न ये होता क्या है, इसके लिए हम एक मिसाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉलिड हमारे पास है जिसमें दो किस्म के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ए और बी। हमारे पास एक सॉलिड है जो बना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ए और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बी का, दो किस्म के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसमें। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, इनका नेचर ऑफ अरेंजमेंट क्या है, वो हम उसके हिसाब से हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जहां पे रेगुलर और डेफिनेट, कोई डेफिनेट पैटर्न होगा बट रेगुलरली वो रिपीट होता जा रहा है। मान लीजिए ये और ए और बी ऐसे ऐसे अरेंज किए हुए हैं वहां पे एक क्रिस्टल में। फॉर एग्जांपल, देयर इज ए फॉलोड बाय बी, फॉलोड बाय ए, फॉलोड बाय बी, फॉलोड बाय ए, followed by B. I have written this pattern in one dimension only, but in case of crystalline solid, this pattern is same in all the three dimensions. आपको मैं ऐसे यहां पे अगर हम इस अरेंजमेंट की तरफ देखेंगे, यहां पे अरेंजमेंट ऐसा है कि A के बाद B आता है, B के बाद A आता है, फिर से B आता है, फिर से A आता है। That means this pattern, this AB pattern, AB, or I can say ABA pattern, this is repeated. AB के बाद फिर AB, फिर AB, फिर AB। नीचे भी देखेंगे, नीचे भी यहां पे A के बाद B, फिर B के बाद A, फिर A, फिर सॉरी B, फिर यहां पे A, फिर यहां पे B, फिर यहां पे A, यहां पे B, B के बाद A के बाद B, यहां पे A, फिर B, फिर A और फिर B। तो आप देखेंगे कि पूरे क्रिस्टल में एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, पूरे क्रिस्टल में। अब यहां पे एक पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन किया हुआ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एक सॉलिड में बहुत सारे रेगुलर पैटर्न्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे रेगुलर पैटर्न्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे बोला कि पूरे क्रिस्टल में एक ही पैटर्न है, एक ही खास पैटर्न है, एक ही डेफिनेट पैटर्न है और वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसी तरह एक क्रिस्टल में बहुत सारे पैटर्न्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स की बात कर रहा हूं मैं।
बहुत सारे पैटर्न्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उस सॉलिड को पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप नोट कर दीजिए। उसके बाद यहां पे पहला पॉइंट, सॉरी, एक और बात यहां पे बोलूंगा, यहां पे ऊपर ए के ऊपर बी आएगा, ए के नीचे बी आएगा, उसके ऊपर ए आएगा, बी के ऊपर ए आएगा, तो ऐसे ही ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है। नाउ एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स इसका अपोजिट है। एमॉर्फस सॉलिड्स हम उन सॉलिड्स को बोलेंगे which do not have regular pattern. I can say which have irregular pattern. Irregular pattern, or I can say irregular arrangement of constituent particles. पूरे क्रिस्टल में रेगुलर पैटर्न नहीं है, हर जगह पे पैटर्न सेम नहीं है, पैटर्न चेंज होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यही सॉलिड हम लेंगे, इसी सॉलिड की तरह हम एक और सॉलिड लेंगे जहां पे सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स ए और बी होंगे, तो वहां एमॉर्फस सॉलिड हम उसको कैसे बोलेंगे? यहां पे जो पैटर्न था वो था ए बी ए बी ए बी ए बी। यहां पे फॉर एग्जाम्पल ए के बाद बी आ गया, बी के बाद किसको आना था? ए को। फॉर एग्जाम्पल वहां पे फिर से बी ही आ गया, वहां पे फिर से बी ही आ गया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर ए आया। ठीक। नीचे फॉर एग्जाम्पल बी आया, यहां पे ए आया, यहां पे बी आया, यहां पे ए आया, यहां पे ए आया, यहां पे बी, यहां पे ए और यहां पे बी। यहां पे इरेगुलरिटी में दिखा रहा हूं, तो बेटा यहां पे फॉर एग्जाम्पल फिर से लिखता हूं मैं ए बी बी एंड बी। यू कैन सी, आप आराम से देख सकते हो कि यहां पे एक रेगुलर पैटर्न नहीं है। ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर? वेरी क्लियर। देखो बेटा, अब यहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक कैरेक्टर होता है कि इसको हम बोलते हैं, इसका कैरेक्टर है इट हैज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रेंज ऑर्डर? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर आपको याद होगा, पहले वाले पॉइंट में हमने बोला था देयर इज अ रेगुलर एंड डेफिनेट पैटर्न, लेकिन हमने यह भी बोला था कि दैट पैटर्न इज प्रेजेंट थ्रू आउट द क्रिस्ट। तो इसका मतलब है जो ये रेगुलर पैटर्न या ऑर्डर्ड पैटर्न है, इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल में, पूरे क्रिस्टल की हर किसी डायमेंशन में, हर किसी डायरेक्शन में ये रेगुलर ऑर्डर्ड पैटर्न सेम रहता है। तो आई कैन से द रेगुलर पैटर्न एक्सटेंड्स थ्रू आउट द क्रिस्ट। दिस डेफिनेट पैटर्न एक्सटेंड्स थ्रू आउट द क्रिस्ट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक, वेरी गुड। लॉन्ग रेंज ऑर्डर को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को हम बोलेंगे दैट द रेगुलर पैटर्न extends throughout the entire crust। ठीक, समझ आया? वेरी गुड। यहां पे आपने देखा कि इरेगुलर पैटर्न है, लेकिन अगर आप इस इरेगुलर पैटर्न में देखो, इरेगुलर पैटर्न को देखोगे, इसमें कहीं कहीं पे पैटर्न रेगुलर रहता है, लेकिन पूरे क्रिस्टल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं बी। देखो बेटा, यहां पे ए के बाद कौन आया? बी। बी के बाद कौन आया? ए, जैसे यहां पे आ रहा था। ए के बाद कौन आया? बी। लेकिन ये पैटर्न, ये रेगुलर पैटर्न पूरे क्रिस्टल में रिपीट नहीं हो रहा है। ये सिर्फ यहां तक रहा, फिर से इरेगुलरिटी आ गई, फिर से डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट आ गया। तो हम बोलेंगे कि इसमें जो ऑर्डर्ड पैटर्न है, अगर है तो बहुत कम जगह पे, क्रिस्टल के बहुत कम स्पेस में रेगुलर पैटर्न है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं शॉर्ट
रेंज ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि अमॉर्फस सॉलिड्स का कैरेक्टर है कि उनके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। मतलब जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो होता है वो सिर्फ कम जगहों पे होता है, यहां पूरे क्रिस्टल में नहीं होता। ठीक, आई कैन सी द ऑर्डर्ड पैटर्न। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर को हम बोलेंगे कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर में ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स है, amorphous solids में such crystals have smaller regions of ordered arrangement। छोटे छोटे जगहों पे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, इनमें पूरे क्रिस्टल में नहीं होता। यहां पे तो ये कैरेक्टर किसके साथ रिजेंबल हुआ इनका? ये कैरेक्टर ऑर्डर्ड पैटर्न अगर शॉर्ट इन डिस्टेंसेस पे है लेकिन ऑर्डर तो है, तो ये कैरेक्टर इनका रिजेंबल कर रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड से। लेकिन फिर सॉलिड, एंटायर सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बोल सकते, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पूरे एंटायर क्रिस्टल में एक ऑर्डर्ड पैटर्न होता है। इसीलिए ये छोटे छोटे जगह होते हैं जहां पे ये ऑर्डर्ड पैटर्न होता है, इनके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, दैट्स कॉल्ड एज क्रिस्टलेट्स। तो क्रिस्टलेट्स और द स्मॉल रीजन्स, ये छोटे छोटे रीजन्स है अमॉर्फस सॉलिड्स के, वेयर देयर इज एन ऑर्डर्ड पैटर्न, जहां पे ऑर्डर्ड पैटर्न होता है। बेसिकली ये क्रिस्टलेट्स इसमें बहुत सारे जगहों पे होते हैं, ये अमॉर्फस सॉलिड में बहुत सारे जगहों पे ये क्रिस्टलेट्स होते हैं, और इन क्रिस्टलेट्स के दरमियान जो बाकी वाला पैटर्न होता है वो डिसऑर्डर्ड पैटर्न होता है। ठीक, क्लियर, वेरी गुड। Now there is one more difference between crystalline solids and amorphous solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने देखा कि देयर इज अ रेगुलर एंड ऑर्डर्ड पैटर्न। जब रेगुलर ऑर्डर्ड पैटर्न है तो इसका मतलब है देयर इज ए प्रॉपर सिमिट्री। तो हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सिमिट्रिकल। तो यहां पे तो ऑर्डर्ड पैटर्न नहीं है, तो इनको बोलेंगे बेटा दे आर अनसिमेट्रिकल। ठीक, वेरी गुड। One more difference, very important difference, very important difference. क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स का एक कैरेक्टर, खास कैरेक्टर है कि they have a sharp melting point. What do you mean by sharp melting point? Sharp melting point मतलब होता है कि एक पूरा क्रिस्टल जो होगा उसका एक खास मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो किसी खास मेल्टिंग पॉइंट पे कोई खास टेम्परेचर होगा जिस पे वो मेल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक आइस। जो आइस जब आप लिखते हो, आप आइस के बारे में लिखते हो, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट उसका लिखते हो, मेल्टिंग पॉइंट आप लिखते हो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस ये एक खास वैल्यू है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा क्रिस्टल जो है ये मेल्ट हो जाएगा। टेम्परेचर रेज नहीं करना है आपको, एक खास एक ही टेम्परेचर पे पूरा क्रिस्टल मेल्ट हो जाएगा। को देयर विल बी नो इंक्रीज इन टेम्परेचर टिल द होल क्रिस्टल मेल्ट्स। ओके, दैट मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका एक वजह भी है क्यों ऐसा हम बोलेंगे अभी। यहां पे अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, बल्कि दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, और आई कैन से मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमारे पास एक मिसाल है अमॉर्फस सॉलिड्स की, अमॉर्फस क्वार्ट्ज। अमॉर्फस क्वार्ट्ज जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट लाइज between 1500 to 2000 degree Celsius. This is the range of melting point for amorphous quartz. अगर इसके बरक्स हम देखेंगे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक मिसाल आती है सॉलिड क्वार्ट्ज।
या क्वार्टर्स जिसको हम बोलते हैं। जब उसका मेल्टिंग पॉइंट हम देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट is 1550 degrees Celsius. That means this has got a particular value of melting point. There's a sharp melting point for this. The whole crystal melts at this temperature. Whereas in case of amorphous solids, the melting point, there is not a particular melting point. There is not a particular value of melting point. There is a range for that. Like this, 1500 to 2000 degrees Celsius. Getting very good. Basically, इसका वजह यह है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट होता है, एक ही किस्म का अरेंजमेंट होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो पूरे क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए एक ही किस्म की एनर्जी लगेगी। यहां पे वैसा कुछ होता नहीं है, तो यहां पे इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। जब इरेगुलरिटी होगी तो हमें एक खास टेम्परेचर नहीं बल्कि एक रेंज लगेगा। क्लियर? वेरी गुड। नाउ वन मोर डिफरेंस देयर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हम एक पॉइंट इस्तेमाल करें। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बोला जाता है दीज आर ट्रू सॉलिड्स। होंगे भी डेफिनेटली ट्रू सॉलिड्स। असल में जो सॉलिड्स जो बोलते हैं, असली सॉलिड जिनको बोलते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, इनको ये ट्रू सॉलिड्स नहीं होते बल्कि दे आर फॉल्स सॉलिड्स, सो दे आर कॉल्ड एज सीडो सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स, इनको फॉल्स सॉलिड्स क्यों बोलते हैं? इसकी एक वजह है, क्योंकि जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, जब हम इनकी प्रॉपर्टी, जो हम जनरल प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी थी, जैसे हमने पढ़ा था सॉलिड्स रिजिड होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड्स के बारे में। लेकिन जहां पे अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स रिजिड नहीं जनरली देखते हैं, इनको स्ट्रक्चर इनका देखते हैं। दे रिजेंबल विद लिक्विड्स। इनकी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड्स के साथ रिजेंबल करती है। अभी बोलेंगे क्यों लिक्विड से रिजेंबल करते हैं। स्ट्रक्चर रिजेंबल्स विद लिक्विड्स, तो इसका मतलब है ये असली सॉलिड्स नहीं होते। इसी की वजह से इनको एक और नाम भी बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा इससे पहले मैं एक और बात बताऊंगा आपको। ये ट्रू सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बनते कैसे हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा वो सुपर कूल्ड लिक्विड्स वाला टर्म। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर प्रोड्यूस्ड, they are produced by slow cooling under controlled conditions। मतलब controlled conditions। जब हम ये सॉलिड्स बनाते हैं तो सॉलिड को आराम से ठंडा किया जाता है, ताकि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे उनको टाइम मिलेगा, एक प्रॉपर टाइम मिलेगा, एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनाने के लिए, या प्रॉपरली अरेंज होने के लिए। इसके बरक्स अगर हम अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स में इसीलिए इरेगुलर अरेंजमेंट होता है क्योंकि दे आर फॉर्म्ड बाय रैपिड कूलिंग। एकदम से कूलिंग की तो वहां पे इरेगुलरिटी पैदा होगी। इरेगुलरिटी पैदा होने की वजह से अब यहां पे क्या हो गया, रैपिड कूलिंग, कहने से सुपर कूलिंग। तो इसका मतलब अभी हमने बोला था स्ट्रक्चरली दे रिजेंबल विद लिक्विड्स, और यहां पे क्या बोला, सुपर कूलिंग से। तो क्या बोलेंगे बेटा, इसीलिए जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनको एक और नाम बोला जाता है, दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अब यहां पे हमने बोला था दे आर स्ट्रक्चरली रिजेंबल विद लिक्विड्स। अगर वो लिक्विड्स के साथ रिजेंबल करते हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी होगी जिसे हम बता सकते हैं व्हाई वी से दे रिजेंबल विद लिक्विड्स, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी। इससे पहले हमने, अगर आपको याद होगा, पहले लेक्चर में मैंने बोला था लिक्विड्स हैव अ प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव अ प्रॉपर्टी दैट दे डोंट शो फ्लूइडिटी, लेकिन मैंने ब्रैकेट में वहां पे लिखा था लो फ्लूइडिटी इनमें होती है बेटा, क्योंकि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स, दे कैन मूव, दे कैन फ्लो बट वेरी स्लोली। बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें।
थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे, थोड़ा सा मूव हो जाएंगे, थोड़ा सा फ्लो हो जाएंगे। और फ्लो किसकी प्रॉपर्टी थी? लिक्विड्स की प्रॉपर्टी। तो यहां पे मैच हो गई उनके साथ, इसीलिए बेटा इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। Why they are called super cooled? Because they are formed by rapid cooling. Why here the term liquids? Because they can flow but slowly. Okay, very good, शाबाश। इसीलिए एक वजह है इसमें कि जो बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें ग्लास पेन्स लगे होते हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स जो होती है, वहां पे अगर आप देखेंगे जो ग्लास पेन्स वहां पे होती है, वहां पे जो ग्लास की थिकनेस होगी वो बॉटम के साइड थोड़ी ज्यादा होती है और ऊपर के साइड कम होती है, क्योंकि थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उनका। तो आपसे अगर पूछा जाएगा, वैसे तो इतना इजी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन हो सकता है पूछा भी जाए, तो बेटा वहां पे बोलना कि जो बिल्डिंग्स होती है वहां पे ग्लास पेन जो होती है उनमें जो नीचे की तरफ थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है और ऊपर की तरफ कम, बिकॉज दैट इज एन अमॉर्फस सॉलिड। ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक, वेरी। एक और डिफरेंस यहाँ पे, एक और डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ प्रॉपर्टी दैट दे आर एनआइसोट्रॉपिक। यहां दे शो एनआइसोट्रॉपी। अमोर्फस सॉलिड्स इसके बरक्स आइसोट्रॉपिक है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज एनआइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। तो हमने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी एक और है कि दे आर एनआइसोट्रॉपिक, while as amorphous solids they are isotropic। अब हम बोलेंगे ये आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है। बेसिकली जब हम एक क्रिस्टल में प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं, अगर हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करेंगे और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर डिफरेंट डायरेक्शन, हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, प्रॉपर्टीज मेजर करने के लिए हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, और अगर हर किसी डायरेक्शन में आप मेजर करने के बाद आपका वैल्यू जो है वो उस फिजिकल प्रॉपर्टी का अगर वो सेम आ रहा है, देन वी से दैट क्रिस्टल इज आइसोट्रॉपिक। मतलब मान लीजिए आपके पास ये क्रिस्टल है, आपने कोई प्रॉपर्टी इसकी, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी मेजर करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप कुछ भी देख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल स्ट्रेंथ आप ले सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ले सकते हो। मान लीजिए आपने इस डायरेक्शन में वो वाली प्रॉपर्टी मेजर की, आपका वैल्यू कुछ आ गया, से फॉर एग्जांपल एक्स। अगर आपने ये वाली डायरेक्शन चूज की और आपका वैल्यू फिर से एक्स आ गया, मान लीजिए आपने ये वाली डायरेक्शन ली और आपका वैल्यू फिर से एक्स आ गया, means the value of the physical properties is same in different directions, or I can say is same in all the directions. Such a crystal is said to be isotropic. इस क्रिस्टल को हम बोलते हैं इट इज आइसोट्रॉपिक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आइसोट्रॉपिक उस क्रिस्टल को हम बोलेंगे जहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू मेजर करने पे, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मेजर करने पे सेम वैल्यूज आ रहा है। इसका मतलब है अगर डिफरेंट आएगा तो वो आइसोट्रॉपिक नहीं हुआ, तो वो एनआइसोट्रॉपिक। इसका मतलब है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जब हम मेजर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यूज, तो उनके वैल्यूज डिफरेंट आते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, वैसे तो लगता था कि आइसोट्रॉपिक होना चाहिए था क्रिस्टलाइन सॉलिड को, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम बोलेंगे सबस्टांसेस where the value of values of a physical property or properties is different in different directions is called as anisotropic.
ओके। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास करेक्टर दिखाएंगे, हमारे मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ये एनिसोट्रॉपी दिखाएंगे, ठीक है। तो यहां पे सेम आ रहा है, सेम इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन ऑल द डायरेक्शंस, ओके। नाउ व्हाई, इसके लिए मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फॉर एग्जांपल हियर इट इज ए बी ए बी ए बी ए बी बी। क्रिस्टलाइन सॉलिड का पैटर्न बनाया है मैंने यहाँ पे। आपको एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि यहां पे पार्टिकल्स क्लोज नहीं है। बेसिकली मैंने पार्टिकल्स नहीं बनाए, मैंने पार्टिकल्स के सेंटर्स बनाए बस, आपको ये प्रॉपर्टी समझाने के लिए। वरना ये पार्टिकल्स ऐसे, देखो ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे, मैंने सिर्फ सेंटर्स बनाए, ठीक है। और आई कैन से न्यूक्लियस बनाया, ठीक ना। ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑर्डर्ड पैटर्न है। अगर हम यहां पे प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू मेजर द प्रॉपर्टी इन दिस डायरेक्शन, आई एम गोइंग टू मेजर द प्रॉपर्टी इन दिस डायरेक्शन, आई एम गोइंग टू मेजर द प्रॉपर्टी इन दिस डायरेक्शन। क्या यहां पे हर किसी डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स सराउंड कर रहे हैं उनका अरेंजमेंट सेम है? जरा देखो, आराम से देखो, आराम से देखो, नहीं है। क्यों? अगर हम यहां पे देखेंगे ये वाले डायरेक्शन में एक साइड पे ए आता है, एक साइड पे बी, फिर यहां से उल्टे साइड में ए, यहां से बी, फिर यहां से बी, फिर यहां से ए। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया यहां पे। अब इस वाले डायरेक्शन में देखेंगे, इस वाले डायरेक्शन में इस तरफ सिर्फ बी है और इस तरफ सिर्फ ए है, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे, इस डायरेक्शन में वो ए बी बी ए, तो यहां पे हर किसी डायरेक्शन में सेम अरेंजमेंट नहीं रहता है। सॉलिड तो क्रिस्टलाइन था, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से, प्रॉपर्टी मेजर करने के टाइम जब हम डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज मेजर कर रहे हैं, वहां पे डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे हैं। जब डिफरेंट पैटर्न्स आएगा तो डिफरेंट वैल्यू भी आएगा। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? एन आइसोट्रॉपिक। यहां पे तो हर जगह पे इरेगुलरिटी है, हर किसी साइड इरेगुलरिटी है। तो इसका मतलब है आप ये वाली डायरेक्शन ले लो, ये वाली डायरेक्शन ले लो, ये वाली डायरेक्शन ले लो, तो हर जगह पे इरेगुलरिटी होगी। तो इसका मतलब है यहां से भी इरेगुलरिटी देखेगा, ये यहां से भी इरेगुलरिटी देखेगा, यहां से भी इरेगुलरिटी देखेगा। तो इसका मतलब है वैल्यू सेम आएगा हर किसी डायरेक्शन में, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा आइसोट्रॉपिक, ठीक। वन मोर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक कैरेक्टर होता है दैट दे हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब हमारे पास सॉलिड्स पे इंडेफिनिट होगा, फिर इंडेफिनिट वैल्यूज होंगे हीट ऑफ फ्यूजन के। ये सवाल है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? हीट ऑफ फ्यूजन, इसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन जब हम डिफाइन करते हैं, दीज आर द हीट चेंज व्हेन अ सॉलिड इज मेल्टेड। हीट चेंजेस जो आएंगे, हीट चेंजेस अकॉम्पनिंग अ सॉलिड व्हेन इट इज मेल्टेड। जब एक सॉलिड को मेल्ट किया जाता है, एंथैल्पी चेंज कितनी होगी, तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि दे हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इफ दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, that means their enthalpy change will have a definite value. If that will have a definite value, we will say that crystalline solids are characterized. That means they have a definite enthalpy of fusion, or I can say heat of fusion. यहां पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता नहीं है। जब होगा नहीं तो इंडेफिनिट वैल्यूज होंगे हीट ऑफ फ्यूजन के।
Clear? Getting? Very good. Now the examples of crystalline and amorphous solids. ये जरूरी है क्योंकि इस पे आपका टेक्स्ट में भी क्वेश्चन है और कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछा जा सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे। मेटल्स दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऑब्वियसली दे हैव अ डेफिनेट पैटर्न, उसमें एक खास पैटर्न होता है। सोडियम क्लोराइड दैट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक सॉलिड है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड दैट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड तो पहचानना आराम से हम पहचान सकते हैं इसको, या आराम से हमें पता चल जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड के बारे में याद रखना बेटा, अमॉर्फस सॉलिड्स, यहां पे आप एक पॉइंट याद रखोगे हमेशा, दैट इज ऑल पॉलीमर्स, जो पॉलीमर्स होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। यहां पे लफ्ज आ गया बेटा तो याद रखना वो अमॉर्फस सॉलिड है। रबर एक मिसाल है, प्लास्टिक एक मिसाल है, गिलास एक मिसाल है, ठीक है। तो ये आपके क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स आ गए, ठीक है। वेरी गुड। नाउ अब एक और पॉइंट, ये डिफरेंस में नहीं आएगा आपका। amorphous solids या crystalline solids जो होते हैं, crystalline solids can be changed into amorphous solids can be changed into crystalline। कैरेक्टर है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। बेसिकली वो पूरा सॉलिड जब मेल्ट होता है वो एक टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, वहां कोई इंक्रीज नहीं होगी मेल्टिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं होगी जब तक सॉलिड मेल्ट नहीं होगा, ठीक। लेकिन यहां पे जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स का जो मेल्टिंग प्रोसेस होता है दैट इज टेक्स प्लेस स्टेप वाइज। मतलब आपने देखा होगा, अगर हम फॉर एग्जांपल प्लास्टिक को मेल्ट कर देंगे, प्लास्टिक को मेल्ट कर रहे हैं घर में, आपने देखा होगा पहले वो सॉफ्ट हो जाता है, दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सॉफ्ट, फिर वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, फिर वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब है एक प्रोसेस है, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस है ये। तो बेटा ये जो ये अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स का एक कैरेक्टर होता है कि व्हेन दे आर हीटेड, जब ये हीट किए जाते हैं एक खास टेम्परेचर पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बन जाते हैं। एक खास टेम्परेचर आता है, एक खास टेम्परेचर इनके लिए होता है जहां पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बन जाते हैं। इसका मतलब है अमॉर्फस सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फंडा क्या है, कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेम इसका अपोजिट जो है वो लगेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमॉर्फस सॉलिड्स में चेंज करने के लिए। जब हम अमॉर्फस सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज करेंगे, आपको याद है मैंने बोला था कि अमॉर्फस सॉलिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड कूलिंग, और मैंने बोला था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो जब प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसमें कूलिंग जो है वो स्लो होती है, अंडर कंट्रोल कंडीशंस होती है बेटा। तो इसका मतलब है कि जब हम एक अमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाना चाहें तो हमें उसको पहले स्लोली हीट करना है, फिर आराम से उसको कूल करना है, फिर जाके वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज हो सकता है। इसका मतलब है अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड में चेंज करना चाहे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड में चेंज हो सकता है अगर हम बेटा उसको रैपिडली कूल करेंगे, मतलब रैपिड कूलिंग करेंगे हम उनको। जब रैपिड कूलिंग होगी तो वो अमॉर्फस सॉलिड बनेगा। थैंक्स फॉर द सेशन, hope you are doing best, and once again I will say support me, I am there for you, always there for you.